हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग मेरे हिस्ट्री की क्लास को देखे होंगे तो पार्ट 2 के बाद वीडियो नहीं आया होगा। कुछ कारणवश ये वीडियो आप लोग के पास नहीं पहुंचा। पार्ट 3 का हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 स्वास्थ्य अस्वस्थ रहने के कारण मैं आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया। अब स्वस्थ हुआ हूं तो आप लोगों को मैं हिस्ट्री चैप्टर 1 का जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसकी पार्ट 3 की वीडियो मैं आज बना रहा हूं। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये है हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपनेस, अर्थात जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। हम लोग जो अपने जीवन में जीते हैं तो उस संकट कैसे उत्पन्न होगा, जीवन जीने की संकट कैसे उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैड हार्वेस्टिंग, अर्थात खराब जो है सो फसल होगी तो आप क्या होंगे कि आपकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। फसल नहीं उगेंगे तो भोजन कहाँ से कर पाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद ठीक आप इसके आगे जैसे ही देख जाते हैं, यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है कि द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब इसका अर्थ हुआ कि अब गरीब जो है वह गुरुबा पाँव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अर्थ बैड हार्वेस्टिंग होगा, फसल अच्छे नहीं उगेंगे तो बेचारे के पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो उस समय यह बेचारा रोटी नहीं खरीद सकता है। यहाँ पाँव रोटी की बात की जा रही है, वो इसके खरीदने की पावर नहीं होगी। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिजीज एपिडेमिक्स, अर्थात महामारी। तो आपको इस एक्टिविटी को कहता है क्या कि पूरा करने के लिए कैसे होगा, है ना। तो ये मैं इसको भी आपको वीडियो में बताऊंगा, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद इस एक्टिविटी को भी हम करेंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। अब जैसे ही हम थोड़ा सा एक्टिविटी से ऊपर पढ़ेंगे 1.3 growing middle classes envisages an end of privileges, अर्थात इसका जो मतलब हुआ कि उभरते जो मध्य वर्ग ने जो विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की, ठीक है ना। द ग्रोइंग मिडिल क्लास, अर्थात मध्यकाल के जो वर्ग के जो एनविसेज द एंड ऑफ प्रिविलेज, उन्होंने अंत की कल्पना की थी, उसके बारे में आज जानेंगे। यहां देखेंगे बोर्ड पे, इन द पास्ट पेशेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजेस टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. अर्थात पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय, जब पहले जो कर बढ़ाया जाता था तो भी अकाल के समय किसान और जो कारागार जो थे, जो कामकाज करने वाले लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर चुके थे यहाँ पे। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में जो बुनियादी बदलाव लाने के लिए जो साधन एवं कार्यक्रम उनके पास में नहीं था। वो साधन नहीं था उनके पास में कि वो बुनियादी को ला सके। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, आपको यहाँ हम लाइन सेलेक्ट कर देते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा देख लेंगे। मैं पैराग्राफ वाइज में जो है सो समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये देखिए हमारा ये पैराग्राफ हो गया अब सिलेक्ट। कहता है कि द 18th century
witnessed the emergency of social group termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society. In addition to merchant and manufacturers, the third estate include performance such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by the birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. This idea envisages a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by the philosophers such as the John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises of government. Looks against to the revolt the doctrine of the divine and absolute right. यहाँ कहते हैं कि पहला लाइन का जो अर्थ है कि 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसे क्या कहा गया था? मध्य वर्ग, मिडिल क्लास कहा गया था, जिसमें फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। अर्जित किया था। ऊनी और रेशमी कपड़ों का जो निर्यात किया जाता था या समाज के असमृद्ध लोगों उसे खरीदते थे। समृद्ध जो सक्षम थे वही इसको खरीद सकते थे और खरीद लेते थे। लेकिन तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा जो प्रशासनिक सेवा व वकील, जैसे प्रशासनिक सेवा जैसे कि वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे उसमें। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि जो समाज है, समाज के किसी भी समूह के पास जन्मतः विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ये उनका मत था और ये चाहते थे कि उनको किसी प्रकार की कोई विशेषता दर्ज नहीं की जाए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। और ये चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक जो हैसियत का जो आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। मतलब जो योग्य है वही उसका तभी उसका हैसियत रहेगा, अन्यथा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी उस समाज में। स्वतंत्र, इसके बाद जो है यहां तक तो समझ में आ गई, यानी कि स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसी दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, गवर्नमेंट में ये पैराग्राफ चेंज हो गया है, नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। हाँ, इसके बाद जो है एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च रशियंस कैरीज द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of the government based on a social contract between people and their respectives। अब यहां पे क्या हुआ कि जो टू टाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारी के सिद्धांत का जो है सो इसमें क्या किया, खंडन किया, उसका विरोध किया
और रूस ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसके बाद इन स्क्रिप्ट, यहां देखेंगे इस लाइन को, अब मैं यहां समझाने जा रहा हूं कि इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज Montesquieu propose a division of power within the government between the legislative and the executives and the judiciary. The model of the government was put into force in the USA. After the 13 colonies declared their independence from Britain, the Americans consulate and its graduate of the individual rights was an important example for यहां देखेंगे example for politic thinkers in French. तो पहले तो बता दिया कि यहां जो सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा और मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। माने सत्ता को जो था वो विभाजन करने की बात उन्होंने कही। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी और फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे लाइन पे आएंगे, यहां देख लीजिए। The idea of these philosophers were discussed interestingly in the salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. यहाँ जो दार्शनिक के इन विचारों पर जो कॉफी हाउस व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुई करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। There were frequently read aloud in the group for the benefit of those who could not read and write. इसके बाद जो पढ़ा जाता था माने वहां पर हुआ और पुस्तकों एवं अखबारों के में जो क्या हुआ कि लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। The news that Louis XVI planned to impact further taxes to be able to meet the expansion of the state government anger. Impact further taxes to be able to meet the expansion of the state granted anger and protest against the system of privileges. यहां पर जो जोर से इसलिए पढ़ा जाता था कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उसको सुन करके वो समझ सकता था। और इसी समय लुईस 16 द्वारा राज्य में खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक है ना, तो ये थी यहाँ की बात।